आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पर मैं बात करूंगी, दैट इज़ ब्लेम गेम। हम क्यों ब्लेम गेम खेलते हैं या कैसे ये ब्लेम गेम खेला जाता है। क्या होता है कि आपने अपने बिल्डिंग में एक चौकीदार लगा दिया। अब आपको कल को उस बिल्डिंग में कुछ भी होता है तो आपने वो चौकीदार क्यों लगाया? आपको लग रहा है आप अपनी सेफ्टी के लिए लगा के रखे हो, सब कुछ के लिए, बट कल को बिल्डिंग में कुछ भी होता है तो सबसे पहली कॉलर जो पकड़ी जाएगी वो होगी चौकीदार की, कि तुम क्या कर रहे थे और तुम कहाँ गए थे। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि जो हादसा होना था वो तो हो गया। अब वो चौकीदार कुछ भी करने गया हो तो हमें इस हादसे का इल्ज़ाम किसी पे तो लगाना है, इसलिए हमने चौकीदार को रखा हुआ। ठीक है, अब आते हैं स्कूलों पे। आज मैं बहुत सारे वीडियोस देख रही थी स्कूल में हुए हादसों के। तो आपको क्या लगता है कि टीचरों को क्यों रखा जाता है या प्रिंसिपल को स्कूल में क्यों रखा जाता है कि कल को कुछ भी हो तो सबसे पहले टीचरों को पकड़ा जाए, उनका कॉलर पकड़ा जाए, प्रिंसिपल को पकड़ा जाए। तो ये केवल चेहरे हैं, अपना कॉलर बचाने के लिए किसी और का कॉलर आगे कर दिया जाए, इसीलिए इनको रिक्रूट किया जाता है। स्कूल में एक हादसा होता है, उसके बाद सारे स्कूल को ऑर्डर मिलते हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। क्या सीसीटीवी कैमरा लगाना उसका सॉल्यूशन था? ये किसी ने नहीं सोचा। किसी ने ये नहीं सोचा कि वो कल्प्रिट माइंड में क्या गेम चल रहा था, क्या उस चीज़ को किसी ने गौर करने की कोशिश की? नहीं की। सबको लगा ये हादसा इसीलिए हुआ क्योंकि सीसीटीवी कैमरा नहीं था। तो क्या सीसीटीवी कैमरा लग जाने से हादसे नहीं होंगे? लोगों को डर बैठ जाएगा? ऐसा तो है नहीं। किसी ने उस हादसे के पीछे के दिमाग को पढ़ने की कोशिश नहीं की कि ये हादसा हुआ क्यों असल में। अभी कुछ साल पहले की बात है जब एक छोटे बच्चे को मार दिया गया वॉशरूम में। तो पहले तो शक के बुनियाद पे वहाँ के गार्ड को या वो क्लीनिंग करने वाले स्वीपर को शायद पकड़ लिया गया। उसके बाद काफ़ी जांच पड़ताल के बाद पता चला किसी सीनियर ने आके मार दिया ताकि एग्ज़ाम ना हो। तो क्या इसका सॉल्यूशन था सीसीटीवी कैमरा कि बच्चों की मानसिकता जिस पे आज किसी की नज़र नहीं जा रही? इसमें हर एक जन जिम्मेदार है, खाली शिक्षक या स्कूल प्रशासन नहीं, पेरेंट भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। आज मैं इसी बारे में चर्चा करना चाहती हूँ कि पेरेंट भी कई बार इस तरीके से अपने बच्चों को पाल देता है जिस वजह से बच्चा छोटी छोटी चीज़ों पे भी उखड़ने लगता है। बच्चे में सहन शक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हमारे घर के पड़ोस में एक लेडी रहती थी, काफ़ी स्ट्रिक्ट थी अपने बच्चों को लेकर। उनके बच्चे हमेशा डरे रहते थे,
कभी मैंने उनको खुल के हंसते नहीं देखा, कभी सबके साथ खेलते नहीं देखा। सब चीज़ उनके यहाँ रेस्ट्रिक्टेड मोड पे चलती थी। फेल शब्द आपके मुंह से आना नहीं चाहिए। हर चीज़ में आप टॉप होना चाहिए, टॉपर होना चाहिए, आप सब में अच्छा होना चाहिए। एक मतलब ना एक मेंटल प्रेशर था बच्चों पे कि यदि मैं कहीं फेल हो गया किसी चीज़ में तो ये सबसे बड़ा गुनाह हो जाएगा मेरी ज़िंदगी में। लेकिन उस लेडी को समझ नहीं आया। उसको लगा कि मेरे जैसा कोई बच्चा पाल नहीं सकता। दूसरी तरफ हम लोग सारे पूरे दिन मोहल्ले में मस्ती करना, ऐश करना, घूमना फिरना, ये सब करते रहते थे। गेम खेल रहे हैं, कुछ प्रोग्राम एक साथ बना रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सारे एक उम्र के लोग, हम लोग। पर वो बच्चे बेचारे वो कहीं शामिल नहीं होते थे। कुछ दिन बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो वहाँ से चले गए। और अचानक से एक दिन हमको ये खबर मिलती है कि उनकी जो बड़ी बेटी है वो आत्महत्या कर ली उसने। मुझे बड़ा शॉकिंग लगा। वो बड़ी सीधी सादी सी बच्ची, गुमसुम सी, मासूम सी, वो हमारे यहाँ आती थी कैशियो सीखने। मुझे समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या हुआ होगा उसके साथ करके। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तब पता चला कि वो बीएससी में फ़ेल हो चुकी थी। बीएससी आई थिंक फर्स्ट ईयर था कि प्रीवियस, आई डोंट नो। फेल हो गई तो उसको कैसे अपनी माँ को बताती, उसने ये कदम उठा लिया। अब यहाँ मैं किसको दोष दूँ? क्या वो बच्चे की गलती है या उस पेरेंट की गलती है जिसने इस तरीके का माहौल दिया कि बच्चा खुदकुशी करना ज़्यादा इजी समझा उसने, ना कि माँ को बताना। उसके बाद से माँ एकदम बदहवास। आप इमेजिन कर सकते हो एक जवान लड़की की माँ, कोई सुध नहीं है क्या हो रहा है, दिन में कपड़े, रात में कपड़े धो रही है, कुछ भी एक मतलब जैसे अजीब सी हो गई उनकी मेंटल स्थिति। यदि आप शुरू से बच्चे को थोड़ी आज़ादी देते, थोड़ा उनको कहते कि नहीं बेटा फेल हुए तो भी चलता है। अब यहाँ हम किसको दोष दें? तो ऐसा हर केस है। हर आज की डेट में स्कूल को, शिक्षक को, पेरेंट को समझना पड़ेगा कि एक बच्चे को के ऊपर ध्यान देना कितना ज़रूरी है। आप एक भी बच्चे को स्कूल में निगलेक्ट नहीं कर सकते। आपको तो उस नेग्लेक्टेड बच्चे पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आज मैं वो जयपुर का केस देख रही थी जहाँ एक बच्ची चौथे माले में जाके वहाँ से कूद रही है। मतलब उसकी दिमाग में एक क्षण भी नहीं आया कि मैं हाइट देख के मेरे को डर लग रहा है या कुछ। उसके दिमाग में, यानी जैसे बरसों से जब आदमी तय कर लेता है ना कि बस अब मुझे अपने आप को ख़त्म करना है, इस टाइप से कुछ उसके दिमाग में आया। नहीं तो आदमी चौथे माले में जाके उतनी हाइट देख के भी एक बार ठिठक जाता कि नहीं अब मैं नहीं कूदता, शायद मैंने गलत सोच लिया। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चल रहा था कि यदि चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हुई तो मुझे ऐसे कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। और कई बार जब माँ बाप बच्चों पे बहुत बच्चों की परवाह करते हैं ना, बहुत ज़्यादा केयर। देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चों को अनदेखा करो, मैंने कहा बहुत ओवर केयरिंग, ओवर प्रोटेक्शन से भी क्या होता है। और स्पेशली जब घर में इकलौता बच्चा हो जिसका कोई सिबलिंग नहीं है,
जो कहीं और कुछ शेयर नहीं कर सकता है, ऐसे बच्चों को जब माँ बाप बहुत ओवर प्रोटेक्टिव तरीके से रखते हैं कि कुछ भी हो रहा है, जा के बार बार लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो टीचर है वो भी खुन्नस खाए बैठे हैं कि ये तो हमेशा ही आ जाती है कंप्लेंट करने। और यहाँ टीचर की भी गलती है 100%। उनको उठना था अपनी सीट से, क्या प्रॉब्लम है उसको उसी समय एड्रेस करना था। दरअसल स्कूल वाले शिक्षकों को इतना एंगेजमेंट दे देते हैं, कॉपी करेक्शन, प्रोजेक्ट, ये दुनिया भर की चीज़। आप खुद ही बोलो, आप घर में हो, आप टीवी देख रहे हो, आपका बच्चा 4 बार कंप्लेंट करके आपके पास आएगा, आप 5वीं बार उसको भगा दोगे। देख ले यार अपना, मुझे डिस्टर्ब मत कर। यहाँ स्कूल का टीचर है, उसके पास ऑलरेडी इतने बच्चे, उसमें उसको अपना काम भी करना है। इस हादसे से बहुत सारे स्कूलों को समझ आ जाना चाहिए कि वो क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। और पेरेंट को भी समझ में आना चाहिए। स्पेशली जहाँ 2 बच्चे हैं वहाँ तो ठीक है, एक बच्चे ने अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको अपने भाई बहन से शेयर कर लिया, पर जहाँ बच्चे एक ही बच्चा, वो आपको फ़ोन करके बोल रहा है कि मुझे यहाँ से यहाँ पे नहीं रहना है, तो देन यू नीड टू फाइंड आउट द कॉज। और मैंने देखा है कि जो स्कूल में शिक्षक हैं बेहद लापरवाह, खाना पूर्ति के लिए स्कूल में काम करते हैं बस। चौकस निगरानी रखनी पड़ती है बच्चों के साथ। जिस क्लास में गए, आपको खाली सिलेबस पूरा नहीं करना है, खाली वो सीसीटीवी के भरोसे नहीं रहना। सीसीटीवी आपका फिजिकल मूवमेंट दिखाएगा, बच्चे का इमोशनल कुछ भी चीज़ नहीं दिखाएगा सीसीटीवी। वो तो टीचर सामने बैठा है, उसको रखा ही गया है कि वो देखे, समझे, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को समझे और उसको सुलझाए। यहाँ टीचर के क्वालिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं। यहाँ टीचर का एटीट्यूड मैटर करता है, वो कैसे किसी सिचुएशन पे कैसे डील करता है उस पर मैटर करता है। यदि वो कामचोर टीचर है तो वो सिर्फ खाना पूर्ति करेगा, वो काम पे तवज्जो देगा जिस पे अथॉरिटीज़ का ध्यान है। वो ये भूल जाएगा कि मेरी ड्यूटी क्या है बच्चों के प्रति, और वो नहीं करेगा। आज की डेट में पेरेंट आके चिल्ला के चले जाता है टीचर के ऊपर, टीचर कुछ नहीं कर पाती। अच्छा क्वालिफाइड टीचर क्यों सुनेगा ये सब, क्यों सुनेगा? मैं कहती हूँ यदि आप मेहनती हो, काम करते हो, चौकस रहते हो क्लास में, तो ऐसा टीचर क्यों सुनेगा किसी पेरेंट की?
हर शिक्षक को ये ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चा कहीं चुप तो नहीं बैठा है क्लास के किसी कोने में, और कौन सा बच्चा ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बुली तो होते हैं बच्चे। और ऐसा नहीं है कि टीचर को पता नहीं रहता। टीचर यदि खंगाले तो वो क्या कुछ नहीं पता कर सकती है क्लास में क्या हो रहा है। तो यहाँ गलती पता नहीं किसकी है। मैंने तो कई फुटेज देखे, तो मुझे तो पेरेंट भी बहुत तेज लग रहे थे जिस हिसाब से हम लोग वो बात कर रहे थे। कभी कभी लगता है बच्चा जब हर तरफ से प्रेशराइज्ड हो जाता है, घर से भी, घर में उससे बहुत जैसे अपेक्षाएं रहती कि आप हर चीज़ में अच्छा करो, टॉप रहो और टॉप पर रहो। तो ये टॉपर का जो टैग लगा के जो पेरेंट घूम रहे हैं अपने बच्चों पे, ये सबसे बड़ा प्रेशर है बच्चों पे। हमारे स्कूल में भी मुझे याद था कि एक पेरेंट, 5th क्लास का एक बच्चा था जिसका एक पेरेंट काफ़ी ट्रबलिंग था, काफ़ी हर चीज़ में उसको कूदना था, हर चीज़ में उसको कंप्लेंट थी, हर शिक्षक से उसको परेशानी थी। इतना टेरर बैठा के रखा था पेरेंट ने बच्चों पे कि बच्चे जो थे वो टीचरों पे इतना टेरर कि ये पेरेंट जाके अथॉरिटी में कंप्लेंट करेगा तो टीचर को बुलाया जाएगा। तो टीचर डरे हुए रहते थे। तो उसके बच्चे को हर चीज़ में सेलेक्ट कर लिया जाता था। उसका बच्चा सब में टॉप टॉप टॉप, जनरल नॉलेज टॉप, डिबेट कंपटीशन टॉप। गनीमत है मेरा उस पेरेंट के साथ पाला नहीं पड़ा, लेकिन उस बच्चे के साथ जरूर पड़ा। उस बच्चे के क्लास में जब मैं गई तब मैंने देखा वो अलग एटीट्यूड में बैठा रहता था। मतलब अब वो अपने आप को बाकी बच्चों को कमतर आंकने लगा था अपने आप से। इतना घमंड क्यों? क्योंकि पेरेंटल सपोर्ट था। मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे ये उसको मुझे लगा कि इसको समझाना चाहिए कि भाई तुम धरती पे उतर आओ। आज तो स्कूल में तुम्हारा चल जा रहा है, कॉलेज में कुछ नहीं चल पाएगा, और आगे जिंदगी में और पता चला कुछ नहीं चल पाएगा। तब नहीं सुना उस बच्चे ने। उसको मैंने अलग तरीके से समझाने की कोशिश की, पर वो अपने एटीट्यूड में रहता था। मैंने कहा कि ठीक है, छोड़ो, एक बच्चे की बात है। मैं एक ही बार आती हूँ क्लास में, मुझे क्या बहस करना है इस बच्चे से। उसी क्लास में एक और टैलेंटेड बच्चा था, बहुत अच्छा डिबेट बोलता था, बहुत अच्छा बात करता था। मैंने कहा बेटा आप क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते हो डिबेट में? तो उस बच्चे ने क्या कहा पता है? उसने कहा मैडम क्या फ़ायदा, मैं प्रिपेयर करूँगा, मेहनत करूँगा 3-4 दिन, हफ्ता 10 दिन, बार बार ये लोग मुझे बुला के सुनेंगे, और उसके बाद जो फर्स्ट आना है तो वो तो उसी बच्चे को आना है फर्स्ट। उसने बता दिया कि फर्स्ट कौन आएगा, सेकंड कौन आएगा, थर्ड कौन आएगा। अभी कंपटीशन हुआ नहीं, अभी पार्टिसिपेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उस बच्चे ने साफ तौर पे बता दिया कि फर्स्ट कौन आएगा, सेकंड कौन आएगा, थर्ड कौन आएगा। मैं सन्न रह गई। क्या फ़ायदा, हम इतने कंपटीशन क्यों करवा रहे हैं? सिर्फ यही 3-4 बच्चे जो सामने के बैठे हैं, यही क्रीम लेयर, इन्हीं को compete करवाएंगे, इन्हीं में से कोई टॉपर होगा।
और ये एक दो हादसे नहीं है, ऐसे कई स्कूल में मैंने सिनारियो देखी। आज जो प्राइवेट स्कूल दबा हुआ है पेरेंट के दबाव में, पेरेंट हर दूसरे दिन आके मेरे बच्चा ये, मेरा बच्चा वो, खुद टिफिन नहीं भेज रहा है बच्चे को टाइम पे, खुद बच्चे को टाइम पे लेने नहीं आ रहा है, लेकिन स्कूल में उसको सारी बुराई दिखती है, शिक्षकों में उसको सारी बुराई दिखती है। तो बहुत चीज़ें बदलनी पड़ेगी। किसका क्या प्रॉपर सॉल्यूशन है वो जाने बगैर मात्र सीसीटीवी इंस्टॉल कर देने से क्या होगा, मात्र बीएड के शिक्षकों को रख देने से क्या होगा? क्या हमको वाकई स्कूल की ज़रूरत है कि नहीं, ये भी चिंतन करना ज़रूरी है। 15 साल स्कूल में निकल जाते हैं, उसके बाद 5 साल आप कॉलेज में निकालते हो, 20 साल आदमी के 20 साल इम्पॉर्टेंट साल स्कूल में निकलते हैं। और उसके बाद स्कूल की पढ़ाई सफिशिएंट नहीं होती तो कोचिंग सेंटर अलग जाते हैं बच्चे। कौन सा बच्चा बुली कर रहा है, स्कूल प्रशासन इन बच्चों पे ध्यान क्यों नहीं देता है? कौन बुली हो रहा है? ये सब इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। आपकी पढ़ाई लड़ाई सब बाद की बात है, पहले तो इन मुद्दों पे काम होना चाहिए कि क्लास में क्या चल रहा है, कौन सा बच्चा पूरी क्लास को परेशान कर रहा है। क्या उनको बुला के अलग से काउंसलिंग होती है? क्या उनको बताया जाता है कि किस तरीके से आपको बिहेव करना है स्कूल में? नहीं। थोप दो, किसी पे भी इल्ज़ाम थोप दो। क्लास में कुछ हुआ तो टीचर पे थोप दो, टीचर क्या कर रही थी, और टीचर नहीं थी तो पूछो क्यों नहीं थी वो क्लास में। इल्ज़ाम अब हम किस पे डालें? जैसे टीचर तो मनुष्य नहीं है। उसके बाद आजकल कई लेसन्स ऐसे, कई ऐसे कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं स्कूल में जहाँ पे टैबलेट से काम हो रहा है। अब टीचर पढ़ा रही है, सब बच्चे टैब लेके बैठे हैं, कहीं पीछे किसी ने टैब में कोई उल्टी सीधी साइट खोल ली, तो इसमें टीचर की गलती है। टीचर अपना पढ़ाना छोड़ के एक एक जन का टैब चेक करेगा कि कौन सी साइट खोल के बैठा हुआ है? किसकी गलती है? कि आपको ऐसे साइट ना आ सके टैब में, इस चीज का प्रबंध किसको करना है? स्कूल को करना है कि टीचर को करना है? तो टीचर को बुलाओ। कैसे ये बच्चा ये साइट देखेगा? टीचर ने बोला देखो देखो, साइट का एड्रेस भी टीचर ने ही दिया। मतलब क्या ये वाहियात क्वेश्चन है? ये बच्चा साइट देख रहा है, मतलब इसको किसी ने बताया है ये साइट, यानी इसकी संगत खराब है इस बच्चे की। उस बच्चे की काउंसलिंग छोड़ देते हैं, उस टीचर का कॉलर पकड़ लेते हैं। जब बच्चा अपने आंखों के सामने देखेगा कि गलती मैं कर रहा हूँ और उस गलती की सजा टीचर को मिल रही है, तो ये आगे चल के बच्चों को एक शय मिल जाती है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी गलती का खामियाजा किसी न किसी शिक्षक पे डाल दिया जाएगा। आज इतने केस जो बढ़ रहे हैं,
जहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हैं इस तरीके की, तो उनकी संगत खराब है, या तो घर में पेरेंट बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कंट्रोल करके रखे हैं, या कई कारण हो सकते हैं। हम एक कारण को लेकर नहीं बोल सकते। जहाँ पेरेंट बोलता है मेरा बच्चा तो टॉपर है, मीन्स उसका एम्फेसिस पूरा टॉप करने में लगा हुआ है उसको। यानी अब बच्चा यदि कहीं नीचे गया तो वो उसकी बच्चे की खैर नहीं। तो ये भी तो हो सकता है कि माँ बाप का प्रेशर हो, जिस वजह से बच्चे ने ऐसा डिसीजन लिया हो। स्कूल में बॉयज़ जो गर्ल्स को बुली कर रहे हैं या कुछ ऐसे इनएप्रोप्रिएट चीज़ें कर रहे हैं, तो टीचर को ध्यान देना बिल्कुल ज़रूरी है। यदि वो बच्ची इस चीज़ को लेकर अच्छा फील नहीं कर रही है, तो टीचर को ध्यान देना ज़रूरी है। स्पेशली उस क्लास में उस समय जो भी टीचर है, सब्जेक्ट टीचर है, जो भी, तुरंत इस चीज़ को क्लास टीचर के नज़र में लाया जाए, प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल जो भी अप्रोचेबल उनके नज़र में लाया जाए, अथॉरिटीज़ को बताया जाए। और एक चीज़, स्कूल बसेस में कैमरा लगाने के बावजूद बहुत सारी छेड़खानियाँ चलती रहती हैं। अब यहाँ भी टीचरों को तैनात कर दिया गया है। बजाय इसके आप ये करिए कि जो बच्चा कंप्लेंट लेके आता है, हफ्ते भर उसकी कंप्लेंट सही है कि नहीं उस पर एक नज़र रखिए। उसकी कंप्लेंट जैसी उगता होती कि हाँ ये सही है, फिर जो भी बच्चे बुली कर रहे हैं उन पर एक्शन लें। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। आप इसका सल्यूशन क्या निकालिए? टीचरों को बिठा दो बसों में। टीचर थका हुआ है, सुबह से थका है, शाम को भी थका हुआ बैठा रहेगा वो बस में, वो एक पनिशमेंट के तौर पे ले रहा है। आपने उसको आज़ादी नहीं दी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप डांट सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है तो हमारी इसमें ला सकते हैं। आपने उसको और बांध दिया है। ये सल्यूशन ही नहीं है। मैंने देखा है कितने टीचरों को बार बार बस में ट्रैवल करने से दुनिया भर के पेन, बैक पेन, ये पेन से सफ़र करते हैं। ऑलरेडी जो उनका जॉब है वो बहुत टीडियस जॉब है, खड़े खड़े पढ़ाना, बैठ के घंटों ऐसे चेक करना कॉपी, उनकी आई साइट की हालत ख़राब हो चुकी होती है। और ऐसे में उनसे अपेक्षा करना कि वो सब कुछ कर लें, तो आयरन मैन तो है नहीं वो। तो प्रॉपर सॉल्यूशन निकालिए। ये सॉल्यूशन नहीं है कि टीचर को बिठा दो बस में। सॉल्यूशन इसका ये है, जैसी कंप्लेंट आया हायर अथॉरिटी के पास कि बस में ऐसा कुछ हो रहा है, तुरंत वहाँ पे कैमरे से निगरानी रखनी चाहिए। और जैसी कुछ दिखा, यहाँ से ड्राइवर को और वो कंडक्टर को कॉल जाना चाहिए कि बस रोक दो, कौन बच्चा छेड़खानी कर रहा है उसको अलग कर दो, आज वो घर नहीं जाएगा, स्कूल वापस आएगा। 4 बार करेंगे ऐसा, सही हो जाएगा वो बच्चा। ये सब करने के बजाय टीचर को बिठा के भेज दो इनके साथ। टीचर तो वैसी क्लास में भी ध्यान नहीं दे रहा, तो आपको लगता है बस में कौन सा ध्यान दे देगा वो? मैं आपको ही बोलती हूँ, आपको टीचर की नौकरी देती हूँ। चलो आज 30 बच्चों को दिन भर संभालो, उसके बाद बस में बैठ के जाओ। 50-60 बच्चे बैठे हैं बस में, अब उनको एक एक को नज़र रखे रहो। क्या आप दिन भर निगरानी के लिए पैदा हुए हो? क्या हम निगरानी करें
या उस जगह पे हमको काम करना है कि बच्चों में इस टाइप की मेंटालिटी ही ना डेवलप हो कि वो किसी को हार्म कर सके। उनको बचपन से इस तरीके से डिसिप्लिन कर दिया जाए कि बड़े होके हमको उनको टैकल करने में आसानी रहे, ना कि वो हमारे लिए एक मुसीबत बने। क्या चीज़ आसान है बताइए? दिन भर आप सीसीटीवी कैमरा बन के बच्चों की निगरानी कर सकते हो क्या? या बच्चों को ट्रेन करें प्रॉपर तरीके से, उनके बिहेवियर को ट्रेन करें, उनको अच्छे बुरे की समझ दें। देखिए, यदि कोई भी स्कूल में बच्चा आता है तो आपके पास 6 से 8 घंटा रहता है। 1-2 घंटा आप बस ट्रैवल का भी ले लो। 8 घंटा वो घर से बाहर है, उसके माता पिता उसके साथ नहीं है, तब आप ही हो उसके सब कुछ गार्जियन। तो इसमें आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपको बच्चों की केयर करनी है। तो बचपन में यदि मैं उनको अच्छे से तरीके से सिखा दूँ तो बड़े होके ये मेरे लिए सरदर्द नहीं बनेंगे, बड़े होके ये बस में या कहीं भी बुली नहीं करेंगे। तो आप अपना काम कम कर रहे हैं कि आपको अपना काम बढ़ाना है। मैंने बचपन में भी ध्यान नहीं दिया, अब स्कूल वालों ने मेरी ड्यूटी लगा दी, बस में बैठ के जाओ बच्चों के साथ, बच्चों को ध्यान दो। तो बचपन से जो स्पेशली प्री प्राइमरी के टीचर्स हैं, प्राइमरी के टीचर्स हैं, उनको अपने बच्चों को देखना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, क्या हरकतें हो रही हैं क्लास में, और फिर उनको समझाना, उसी समय रोक देना उस चीज़ को। यदि आप सीधे बोल के नहीं रोक सकते तो उसके तरीके ढूंढिए कि बच्चों को किस तरीके से समझाऊं कि उनको बुरा भी ना लगे और मेरा काम भी हो जाए। यही सब तो आपको एज अ टीचर रोल प्ले करना है, ये सब। अब इससे ज़्यादा मैं और क्या एक्सपेक्ट करूँ टीचरों से। पेरेंट का भी रोल है, अपना रोल है, वो भी नहीं ना भूले। उनके बच्चों की परवरिश टीचर की जिम्मेवारी नहीं है, स्कूल की जिम्मेवारी नहीं है। दे मस्ट ऑल्सो नो देयर रोल्स। खूब कितने पिक्चर बन चुके, मूवी बन चुकी कि प्रेशराइज मत करिए बच्चों पे, प्रेशर मत डालिए। फिर भी माँ बाप तो आई डोंट नो किस मिट्टी के बने हुए हैं दे। और लेट मी टेल यू, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में आप टॉप कर भी ले रहे हो ना तो कुछ भी उखाड़ नहीं रहे हो आप लोग या आपका बच्चा। और ये भी मत सोचो कि हाँ टॉप कर लिया तो जीवन के हर सफ़र में मेरा बच्चा टॉप करेगा। पता चला यहाँ टॉप कर लिया और जीवन के हर मुसीबत में वो उसको फिर परेशानी हो रही है झेलने को। तो एक बच्चे की परवरिश में जितना शिक्षकों का योगदान है उतना ही पेरेंट का भी योगदान होना चाहिए। पेरेंट को सब चीज़ स्कूल के सर पे ना मढ़े, स्कूल का भी योगदान है। पूरी शिक्षा जो कम्युनिटी है वो मिल के बच्चे की देखभाल करे। अड़ोसी पड़ोसी सोसाइटी हर एक का असर पड़ता है, सोशल मीडिया हर एक का असर पड़ता है बच्चे के दिमाग पे। तो जब सोशल मीडिया में ऐसे कंटेंट आ रहे हैं, ऐसे लोग जो डाल रहे हैं, वो डालने से पहले सोचे कि उनके लिए पैसा बढ़ा है कि दूसरों का भविष्य। यदि वो दूसरों का भविष्य खराब करके पैसा बनाना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है तो उनको उनके भी मेंटालिटी को उनको सोचने की ज़रूरत है। और स्कूल जो चला रहे हैं वो खाली स्कूल खोल के ना दे दें, उनका भी दायित्व है कि तब स्कूल में क्या हो रहा है। उनका दायित्व ये है कि उनके नीचे जो इमीडिएट
अथॉरिटी हैं, जो टीचर के इमीडिएट अथॉरिटी है, उन पे नज़र रखें कि वो क्या कर रहे हैं। किस तरीके से स्कूल को चला रहे हैं। आर दे बायस? तो यहाँ पे सबकी जिम्मेदारी है। इट्स नॉट दैट एक पर्सन हमको मिल जाए बस एंड देन वी विल ब्लेम हिम फॉर एवरी रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैपनिंग इन द स्कूल। तो ये ब्लेम गेम जो चल रहा है ना, इसको हमको कट करना पड़ेगा। और ब्लेम डालने से पहले या कोई भी कांड या हादसा होने से पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये इसकी वजह क्या है। और जब आप देखोगे ना, हर जो इस टाइप के हादसे की वजह, तो जो रूट कॉज होता है वो उसका ह्यूमन ब्रेन ही होता है। रूट कॉज, उसका रूट कॉज सीसीटीवी कैमरा नहीं है, उसका रूट कॉज कुछ भी नहीं है, वो ह्यूमन ब्रेन होता है। जब हम ह्यूमन की ही वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो उसके ब्रेन को हम कैसे डिकोड कर पाएंगे कि क्या चल रहा है इसके दिमाग में। कैसी वायरिंग सेट हुई है। बच्चे को हम घर में प्रोटेक्ट कर देते हैं, ये वाले कंटेंट मत देखो। स्कूल में स्कूल प्रोटेक्ट कर लेती है, लेकिन कभी कहीं उसको कोई कंटेंट मिल जाता है, तब उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? 24 घंटे तो हम नहीं लटके रहेंगे बच्चों पे। इसीलिए बचपन से उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनके ब्रेन को, उनकी वायरिंग को वापस से रीवायर करना पड़ेगा। यदि गलत तरीके से वायरिंग हो गई है तो उसको वापस से सुधारना पड़ेगा। ये सब हमारी जिम्मेदारी है।